हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आई एम संदीप पाटीदार फ्रॉम प्लेटिनम स्टडी क्लासेस। आज के लेक्चर में हम 2011 से लेकर के 2015 तक के गेट थर्मोडायनेमिक्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं टॉपिक वाइज करने जा रहे हैं। ठीक है, जो हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक सिस्टम, प्रोसेसेस, वर्क, हीट एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो पहला क्वेश्चन है इसमें, मतलब 24th क्वेश्चन हम अब तक कर चुके हैं। इससे पहले 2 लेक्चर्स में आप देख सकते हैं। 25th लेक्चर हम देखते हैं। आपको 2011 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 1 मार्क्स में। आपको पूछा हुआ है हीट एंड वर्क आर। आपको बताना है कि हीट एंड वर्क क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, पॉइंट फंक्शन, पाथ फंक्शन। तो पहली बात तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, पॉइंट फंक्शन प्रॉपर्टीज, हीट एंड वर्क बोथ आर नॉट अ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नहीं है तो पॉइंट फंक्शन नहीं है, तो पॉइंट फंक्शन नहीं होगा, प्रॉपर्टीज नहीं है, इनके तो नाम में प्रॉपर्टीज है, तो हीट एंड वर्क बोथ आर नॉट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नहीं है तो पॉइंट फंक्शन नहीं है, पॉइंट फंक्शन नहीं है तो क्या है, पाथ फंक्शन। इसका मतलब क्या है, हीट एंड वर्क डिपेंड करती है पाथ पे। तो कुछ थ्योरी थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ, आंसर तो आपको मिल ही गया है, पाथ फंक्शन। जिसको इससे रिलेवेंट थ्योरी आती है वो स्किप कर दे, जिसको देखना है वो देखें। यहाँ से थ्योरी देखिए, यहाँ पर थ्योरी में आप देख सकते हैं हीट एंड वर्क बोथ आर लिखा है, हीट एंड वर्क बोथ आर पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन है, पाथ फंक्शन का मीनिंग क्या है, जितना लंबा पाथ होगा उतना ही ज़्यादा आपको वर्क करना पड़ेगा या उतना ज़्यादा वर्क आपको मिलेगा। एक एग्जांपल के तौर पे लास्ट लेक्चर में बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन में करा चुका हूँ, अगर वहाँ पर आपने देख चुके हैं तो इसको आगे स्किप कर दें। देख सकते हैं आप इस डायग्राम में A से 1 से लेकर के 2 तक हमें जाना है। हम 1 से 2 वाई पाथ A जा सकते हैं, वाई पाथ B जा सकते हैं, वाई पाथ C जा सकते हैं। सिंपल से अगर और लैंग्वेज में आपको अच्छा देखें जरा हम, तो कोई भी XY प्लेन पे अगर हम देखते हैं XY है ना, एरिया अंडर द कर्व व्हेन प्रोजेक्टेड ऑन वॉल्यूम एक्सिस गिव्स द क्लोज सिस्टम वर्क। अगर हम वॉल्यूम एक्सिस पे प्रोजेक्ट करते हैं तो जिसका एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही वर्क डन ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है, तो इसलिए पाथ पे डिपेंड करता है। जैसे इस रूम में अगर मुझे इस पॉइंट से एक कॉर्नर के पॉइंट से दूसरे कॉर्नर के पॉइंट पे जाना है, सिंपल सी बात, अगर मैं स्ट्रेट जाऊंगा तो मुझे कम एनर्जी लगेगी, शॉर्टेस्ट पाथ है, जल्दी में चले जाऊंगा, मुझे कम वर्क की रिक्वायरमेंट होगी, मेरी बॉडी से उतनी हीट कम रिजेक्ट होगी। क्लियर है। अगर मैं डायगोनली ना जा करके कुछ इस तरीके से जाऊँ, पहले गया स्ट्रेट फिर राइट टर्न होकर के उस कॉर्नर पे गया, तो मुझे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगी, ज़्यादा पार्ट ट्रेवल करना पड़ेगा, ज़्यादा देर चलना पड़ेगा, इसलिए ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा मुझे चलने के लिए, उतनी ही मेरी बॉडी से ज़्यादा हीट का रिजेक्शन होगा। क्लियर है। तो वर्क, सिंपल सी बात, एक और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। कोई पाइप है जिसमें AC की मतलब ठंडी हवा फ्लो हो करके जा रही है, वो ठंडी हवा जितने शॉर्टेस्ट पाथ से जाएगी उतनी ही हीट लॉस के चांसेस कम है, जितनी लंबी पाइप होगी कूलिंग पाइप उतना ही हीट लॉस ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हीट एंड वर्क बोथ आर पाथ फंक्शन, ये इस तरीके से है, पाथ पे डिपेंड करता है। हीट एंड वर्क बोथ आर नॉट अ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नहीं है, इसीलिए ये पाथ फंक्शन है। प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन है ना, अगर प्रॉपर्टी नहीं है देयरफॉर नॉट अ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नहीं है पाथ फंक्शन है, प्रॉपर्टी नहीं है तो पॉइंट फंक्शन नहीं है, पाथ फंक्शन है। हीट एंड वर्क बोथ आर इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, हीट एंड वर्क बोथ आर इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब क्या है, वी कैन नॉट राइट dW इज इक्वल्स टू W2 माइनस W1, हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, W2 माइनस W1 इज नॉट इक्वल्स टू। सिमिलरली dQ इक्वल्स टू Q2 माइनस Q1, हम इसको नहीं लिख सकते। क्लियर है। इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, प्रॉपर्टीज आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल। प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, ये सब प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, CP, CV, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ये सब प्रॉपर्टीज हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं dV इक्वल्स टू V2 माइनस V1 है ना। अगर ये 1 से 2 ऐसे हम इसको 1 to 2 लिख सकते हैं। यहाँ ध्यान दें, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। बिल्कुल सिमिलर, चेंज इन प्रेशर 1 to 2 dP इक्वल्स टू P2 माइनस P1 ऐसा लिख सकते हैं। ये सब प्रॉपर्टीज़ है, पॉइंट फंक्शन प्रॉपर्टीज़ है, यानी पॉइंट फंक्शन। ठीक है।
हीट एंड वर्क आर बाउंड्री फिनोमिनन, है ना। बाउंड्री फिनोमिनन का मतलब है ये हमारा सिस्टम है, सिस्टम में बाउंड्री ने क्रॉस होगी, इस बाउंड्री को अगर हीट क्रॉस करती है या वर्क क्रॉस करेगा तभी हम बोलते हैं कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और वर्क इज डन बाय द सिस्टम, हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सिस्टम, हीट इज एडेड टू द सिस्टम और हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। तो बाउंड्री फिनोमिनन है ना। हीट एंड वर्क बोथ आर एनर्जी इन ट्रांजिट, मतलब एक दूसरे में ट्रांसफर हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर तो आपको क्लियर यहाँ पर दिख गया। हीट एंड वर्क बोथ आर नॉट मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, तो इंटेंसिव एक्सटेंसिव होने का सवाल ही नहीं है। पॉइंट फंक्शन नहीं है क्योंकि प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन, पाथ फंक्शन है। सो करेक्ट आंसर इज डी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, गेट 2011 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है इस टॉपिक से। द कंटेंट्स ऑफ एन वेल इंसुलेटेड टैंक आर हीटेड बाय अ रसिस्टर। एक रसिस्टर से वेल इंसुलेटेड टैंक, तो एक वेल इंसुलेटेड टैंक बनाता हूँ, उस टैंक में रसिस्टर लगाता हूँ 23 ओम का, विच 10 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग, जिसमें इन विच 10 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग, जिसमें 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो पहले बनाता हूँ मैं, ये वेल इंसुलेटेड टैंक बना दिया, इसके अंदर रसिस्टर आपने एक लगाना है, रसिस्टर ऑफ 23 ओम एंड 10 एम्पियर करंट्स इज फ्लोइंग। तो रसिस्टर लगा दे, रसिस्टर है, रसिस्टर जिसका रेसिस्टेंस है मतलब R इज 23 ओम, 23 ओम है, एंड 10 एम्पियर, करंट इज I इज 10 एम्पियर। ओके, इसके अंदर कंटेंट है, देखिए क्या है, बोल रहा है कि कंसीडर द टैंक अलॉन्ग विद इट्स कंटेंट एज अ थर्मोडाइनमिक सिस्टम। मतलब ये जो इसके अंदर कंटेंट है, गैसेज हैं, इसको और टैंक को हमने एक सिस्टम कंसीडर करना है। सिस्टम को हमने टैंक को इंसुलेट कर दिया, देयरफॉर हीट ट्रांसफर विल जीरो। हीट ट्रांसफर तो होगी नहीं, एक चीज़ पता लग गया हमने, जो पहले ही बोल दिया कि इंसुलेटेड है ना, इंसुलेटेड है। चलो आगे देखें, एक कंटेंट मानना है और बोला है कि वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव एंड हीट ट्रांसफर बाय द सिस्टम इज टेकन एज, हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव वैल्यू, जैसे ही हम हमेशा लेते हैं बाय द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव, हीट ट्रांसफर, हीट इज एडेड टू द सिस्टम पॉजिटिव, हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम नेगेटिव। हमेशा की तरफ फालतू की ये लाइन है, हमें तो पता ही है ये। द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, वर्क ट्रांसफर एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी डी ड्यूरिंग द प्रोसेस इन किलोवाट आवर। आपको ये 3 चीज़ें पता लगानी है कि Q की वैल्यू क्या होगी, W क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हीट इंसुलेट कर दिया, हीट ट्रांसफर 0, तो देखा जाए तो ये आंसर तो गलत हो गया, ये आंसर भी गलत हो गया क्योंकि ये गलत है ना, ये गलत है, ठीक। अब इसका मतलब कि इन दोनों में से कोई एक सही हो सकता है। W वर्क इज -2.3, W वर्क इज 2.3। आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो रसिस्टर लगा हुआ है, रसिस्टर वर्क सप्लाई कर रहा है इन द सिस्टम, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। देखा जाए तो क्लियर है, इलेक्ट्रिक वर्क क्या होगा, वर्क मतलब आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं अभी आपको सॉल्व करके बताऊंगा पूरा कैलकुलेशन। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर है कि वर्क विल बी नेगेटिव वैल्यू, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, देयरफॉर वर्क विल बी नेगेटिव वैल्यू। सो करेक्ट आंसर इज ए, ट्रिक है ना। आपको सॉल्व नहीं करना पड़ा न्यूमेरिकल, आपने यही ऑप्शन से देख लिया है ना। इंटरनल एनर्जी विल इंक्रीज, भाई जब आप गैसेस को गर्म करोगे तो अंदर एनर्जी का तो इंक्रीमेंट होगा। किसकी वजह से? जो आप इलेक्ट्रिकल वर्क सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम को, तो सिस्टम के लिए वर्क क्या हुआ, नेगेटिव वैल्यू, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। लेकिन उस वर्क की वजह से जो हीटिंग जनरेट हो रही है, उस हीट की वजह से गैसेस की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर,
ओके, फिर भी इसको आगे मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। होता क्या है, पावर इक्वल्स टू वोल्ट, पावर इक्वल्स टू वर्क पर यूनिट टाइम तो होता ही है, वर्क पर यूनिट टाइम तो होता ही है, लेकिन हमें यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक पावर जो होगा वो क्या होगा, वोल्ट इंटू एम्पियर होगा। ये क्या है, पावर, इलेक्ट्रिक पावर है ना, पहली बात। दूसरा, आपको पता है ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर। तो हम V को क्या रख सकते हैं, V को रख सकते हैं आई आर। तो यहाँ से पावर आपको मिल गया, पावर इक्वल्स टू, पावर यानी वर्क पर यूनिट टाइम, तो वर्क पर यूनिट टाइम को W डॉट लगा दिया है ना, वर्क, तो यहाँ पे dW डिवाइडेड बाई डी टाइम इक्वल्स टू V को लिख दिया आई आर इंटू आई, तो यहाँ पे हो गया आई स्क्वेयर आर, ठीक है। तो पावर डेल W डिवाइडेड बाई डेल टाइम इक्वल्स टू, वैल्यू रखें आई स्क्वेयर आर की, आई स्क्वेयर आर, करंट है 10 एम्पियर स्क्वेयर इंटू रेसिस्टेंस इज 23 ओम। जो वैल्यू आएगी वो वॉट में आएगी, याद रखना, दिस वैल्यू विल कम इन वॉट, 2300, दिस इज इन वॉट। तो किलो वॉट करना है, 2.3 किलो वॉट, वॉट को 1000 से डिवाइड करोगे तो किलो वॉट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी हमारे काम का है 2.3, और ये क्या है 2.3 किलो वॉट पावर, यानी कि वर्क पर यूनिट टाइम इज क्या लिखा है, 2.3 किलोवाट वर्क और वर्क पर यूनिट टाइम इज सप्लाइड टू द सिस्टम, देयरफॉर इट विल बी नेगेटिव, ये नेगेटिव वैल्यू होगी। इतना वर्क हमने सब सप्लाई किया है। बहुत जगह आप सॉल्यूशन में देखोगे तो पहले du निकाला है फिर dw निकाला है ना। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स फॉर प्रोसेस लगा दें। प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ क्या है, डेल Q इक्वल्स टू du, डेल Q इक्वल्स टू du प्लस डेल W, ओके। यहाँ पर हम इसको दूसरे फॉर्म में लिखें तो डेल Q डिवाइडेड बाई डेल टाइम इक्वल्स टू du डिवाइडेड बाई डी टाइम प्लस डेल W डिवाइडेड बाई डी टाइम, एक ही बात है ना, एक ही बात है। और हीट ट्रांसफ़र की वैल्यू तो आपको क्या दे दी, दिस इज 0, ये वैल्यू क्या है, इंसुलेटेड है, देयरफॉर हीट ट्रांसफर विल 0। W की वैल्यू आपके पास है, आप यहाँ से क्या निकाल लेंगे, du की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैं दिस इज 0 इक्वल्स टू du डॉट लगा दिया प्लस ब्रैकेट के अंदर 2.3, ओके। तो यहाँ से आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी प्लस 2.3 किलो वॉट, ये भी आंसर। सो हीट ट्रांसफर इज 0, हीट ट्रांसफर इज 0, ये भी क्या है, आंसर। 3 आंसर हो गए, आंसर। हीट ट्रांसफर इज 0, राइट। वर्क ट्रांसफर नेगेटिव होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव। सो करेक्ट आंसर इज ए, ओके, करेक्ट आंसर इज ए। कहीं कहीं आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो पहले इसने इंटरनल एनर्जी निकाली है और इंटरनल एनर्जी को ऐसे लिखा है कि इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी क्योंकि हम एलिमेंट से हीट सप्लाई कर रहे हैं, और इंटरनल एनर्जी की वैल्यू आई स्क्वेयर आर ले ली है। कैसे भैया, क्यों ले ली, ये सही मेथड नहीं है। सही मेथड यही है कि इलेक्ट्रिक वर्क इज सप्लाइड ऑन द सिस्टम, देयरफॉर W विल टेकन एज नेगेटिव वैल्यू, इसको नेगेटिव वैल्यू आप ले लेंगे, ओके। यही आंसर है। पहले वर्क की वैल्यू निकालेंगे, इसको क्रॉस जरूर लगाए, है ना। डी क्रॉस क्यों लगाता हूँ, ये दिखाता है कि पाथ फंक्शन है, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। पहले W की वैल्यू निकालें, फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लगा करके चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू निकालें। सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, 2 ऑप्शन तो यहीं गलत हो गए, क्लियर है। ये और ये क्योंकि इंसुलेट कर दिया, हीट ट्रांसफर इज 0,
तो हीट ट्रांसफ़र के दो ऑप्शन बच गए हमारे पास, ए और डी, बी और सी तो गलत हो गए। उसके बाद हमने देखा कि इलेक्ट्रिक वर्क इज डन ऑन दी सिस्टम, सिस्टम पे वर्क हो रहा है, देयरफॉर वर्क विल बी नेगेटिव। तो यहाँ से देखेंगे ए और डी में कहाँ पे नेगेटिव वर्क है, ए में। और सिस्टम में जब आप एनर्जी सप्लाई करोगे, चाहे वर्क हीट किसी तरीके की, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, इंटरनल एनर्जी विल इंक्रीज। ओके, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 गेट 2011 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये लिंक्ड क्वेश्चन है, इसका मतलब इससे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन इसके बाद है। 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हो गए, 4 मार्क्स। द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ एयर इन अ लार्ज रिजर्वायर एट 400 केल्विन इन 3 बार। मतलब ये आपको एक रिजर्वायर डायग्राम में दिख रहा है, ये एक रिजर्वायर है। इस रिजर्वायर से बोल रहा है कि कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल लगी हुई है, इससे कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल लगी हुई है। ये एक कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल है। नोजल ऑफ एग्जिट एरिया, इस नोजल का जो एग्जिट एरिया है दैट इज 0.05 मीटर स्क्वायर। ये आपको दिया हुआ है डेटा, है ना। इस रिजर्वायर तो देखा जाए तो नोजल का इनलेट पॉइंट कौन सा हो गया, ये हो गया। इधर से अगर हम देखें तो ये सेक्शन 1 है, दिस इज सेक्शन 1 और ये एग्जिट का सेक्शन है दैट इज 2 एग्जिट सेक्शन 2। इसका एग्जिट का एरिया आपको दिया है, इज फिटेड टू द वॉल ऑफ रिजर्वायर एज शोन इन फिगर। द स्टैटिक प्रेशर ऑफ एयर एट द एग्जिट सेक्शन फॉर आइसेंट्रोपिक फ्लो। एक एक चीज का मीनिंग आप समझते चले। आइसेंट्रोपिक फ्लो का मतलब क्या है, आइसेंट्रोपिक फ्लो का मतलब है एंट्रोपी इज कांस्टेंट, एंट्रोपी इज कांस्टेंट, है ना। और वेन एवर आइसेंट्रोपिक कब होगी, रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक इज कॉल्ड आइसेंट्रोपिक। मतलब यहाँ से हमें पता लग गया हीट ट्रांसफर विल 0। पहली बात, फ्लो थ्रू द नोजल इज, मतलब एग्जिट पे जो प्रेशर है दैट इज 50 किलो पास्कल। अंडरलाइन करेंगे इसको, किलो पास्कल, है ना, गलती नहीं कर देना, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर आपको बार में दिया हुआ है 3 बार और यहाँ पे किलो पास्कल में ऑलरेडी कन्वर्टेड है, तो दोनों को इक्वल यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। द करेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट एंड द रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट, आर की वैल्यू दे दी और स्पेसिफिक हीट की रेशो CP डिवाइड बाई CV, दैट मीन्स गामा इज 1.4, आर इज 0.287 दे दी। डेंसिटी आपको एग्जिट पे फाइंड आउट करना है, यहाँ पे डेसिमल पे पॉइंट लगेगा 0.560, ये आपको फाइंड आउट करना है डेंसिटी। जो वैल्यूज़ हैं वो लिख देता हूँ मैं। P1 इक्वल्स टू 3 बार, 3 बार को कन्वर्ट करेंगे तो 3 × 10⁵ हो जाएगा। 1 बार इज इक्वल्स टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 1000, तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 300 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, P1 और P2 प्रेशर आपको दिया है दैट इज 50 किलो पास्कल, तो डायरेक्ट लिखेंगे 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर आपको दिया है T1 इज 400 केल्विन। यहाँ पे स्टूडेंट गलती करता है एग्जाम में, किलो पास्कल को ध्यान नहीं देगा, बार में रखेगा और 50 को 5000 बना देगा। करेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट की वैल्यू R इक्वल्स टू 0.287 किलो जूल पर kg केल्विन, गामा इक्वल्स टू 1.4, रिक्वायरमेंट नहीं है। फाइंड आउट करना है डेंसिटी एट द एग्जिट। डेंसिटी एग्जिट, देखिए डेंसिटी निकालना है। डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, और मास और वॉल्यूम दोनों किस इक्वेशन में आती है, आइडियल गैस इक्वेशन में, है ना। बेसिक से ही आपको बता रहा हूँ, प्रेशर इक्वल्स टू ρRT की इक्वेशन से निकलेगी, लेकिन मैं आपको वहाँ पर ले नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट मतलब बेसिक से बता रहा हूँ। PV इक्वल्स टू MRT होता है ना। P इक्वल्स टू M डिवाइड बाई VRT, तो डेंसिटी इक्वल्स टू होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास डिवाइड बाई वॉल्यूम होता है। इसलिए प्रेशर को हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इक्वल्स टू ρRT। आपको एग्जिट पे डेंसिटी निकालना है। सो P2 इक्वल्स टू ρ2RT2। अब मैं देखूं इसमें कि मेरे पास कौन सी वैल्यू है और कौन सी वैल्यू अभी मेरे पास नहीं है ना। मेरे पास P2 ऑलरेडी है, R की वैल्यू है, टेम्परेचर नहीं है और मुझे डेंसिटी फाइंड आउट करना है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। और T2 की वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो इसको किसी तरीके से मैं निकाल लूँ।
ओके, आपको बोल दिया है कि फ्लो इज आइसेंट्रोपिक। इस आइसेंट्रोपिक का मतलब क्या है कि जब भी फ्लो इज आइसेंट्रोपिक, आइसेंट्रोपिक का मतलब है रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक इज कॉल्ड आइसेंट्रोपिक। और जब भी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो गया, आपको 3 इक्वेशन हमेशा याद रखनी है। पीवी टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, टीवी टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट, और तीसरी इक्वेशन आपको याद रखनी है टी डिवाइड बाई पी टू द पावर गामा माइनस 1 बाई गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। अभी हमारे काम की इक्वेशन कौन सी है? ये वाली इक्वेशन। इस इक्वेशन की हेल्प से हम T2 की वैल्यू फाइंड आउट करें और इस इक्वेशन में वैल्यू रख दें। ठीक है, इस इक्वेशन में मुझे वैल्यूज रखना है ना। तो मुझे T2 की वैल्यू निकाल लूँ मैं पहले। ओके, इक्वेशन 1, मैं इसको यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? T2 डिवाइड बाई T1 इक्वल्स टू P2 डिवाइड बाई P1 टू द पावर गामा माइनस 1 बाई गामा। T2 डिवाइड बाई T1, T1 इज 400 केल्विन इक्वल्स टू P2 इज 50 डिवाइडेड बाई 300 टू द पावर 1.4 माइनस 1 डिवाइड बाई 1.4। यहाँ से सॉल्व करें और T2 की वैल्यू निकालें और इसको क्या करें? पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। दैट इज 239.73 केल्विन, 73 केल्विन, है ना। डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और इसको वैल्यू को रख देंगे हम यहाँ पर। P2 मतलब आपको किस में रखना है? P2 इक्वल्स टू ρ2 R T2 में वैल्यू रख देना है यहाँ पर। प्रेशर P2 आपको दिया है दैट इज़ 50 इक्वल्स टू ρ2 हमें चाहिए, है ना। डेंसिटी की तो वैल्यू हमें चाहिए, ρ2 हमें चाहिए, इंटू R इज़ 0.287 इंटू T2 इज़ 239.73। यहाँ से सॉल्व करें और डेंसिटी ρ2 की वैल्यू कैलकुलेट करके आंसर पे टिक लगाएं। मुझे आंसर मिल गया 0.7267। डेंसिटी इज़ मास पर यूनिट, डेंसिटी इक्वल्स टू मास डिवाइड बाई वॉल्यूम, kg पर मीटर क्यूब। आंसर देखें 0.726, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0.727 kg पर मीटर क्यूब। आंसर इज सी, आंसर सी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 लिंक्ड क्वेश्चन ही है पुराने क्वेश्चन से। तो पुराने वाले क्वेश्चन में हमें डेंसिटी फाइंड आउट करना था और इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देख रहे हो पूरा क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ तक तो जो पहले क्वेश्चन मैंने बोला था वही है कि रिजर्वायर में सेक्शन 1 पे इस तरफ ये रिजर्वायर की वॉल है, यहाँ पे रिजर्वायर की वॉल है, ये यहाँ पे गैसेज हैं, ये गैसेज इधर फ्लो होकर के जा रही हैं। यहाँ पर P1 और T1 की वैल्यू आपको दी थी और सेक्शन 2 पर 1 से लेकर के 2 तक कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल है, उसकी प्रॉपर्टी दी थी। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? द मास फ्लो रेट ऑफ एयर थ्रू दी नोजल। नोजल से आपको मास फ्लो रेट फाइंड आउट करना है। इनलेट की टेम्परेचर, प्रेशर यहाँ पर लिखा है, प्रेशर दिया था इनलेट पे प्रेशर और P2। इनलेट पे प्रेशर 300 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एग्जिट पे प्रेशर 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर इनलेट पे 400 केल्विन और ये सारी वैल्यू। एरिया नहीं लिखा हमने, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एरिया एट द एग्जिट इज 0.005 मीटर स्क्वायर। आपको फाइंड आउट क्या करना है? कैलकुलेट करना है मास फ्लो रेट, है ना। मास फ्लो रेट आपको निकालना है। मास फ्लो रेट निकालने के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन जो होती है, मास फ्लो रेट इक्वल्स टू रो ए इंटू सी, रो ए इंटू सी, सी इज़ द वेलोसिटी। अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर ये इक्वेशन आती कहाँ से है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये कहाँ से आई है। डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। मुझे मास फ्लो रेट चाहिए, मैंने यहाँ पर डॉट लगाया
तो इस पे भी डॉट लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, मास फ्लो रेट इक्वल्स टू रो इंटू वॉल्यूम फ्लो रेट। क्लियर है। वॉल्यूम फ्लो रेट की जो यूनिट है दिस इज इन मीटर क्यूब पर सेकेंड। अगर मैं इसको यूनिट को ब्रेक करूं, डेंसिटी इक्वल्स टू सॉरी मास फ्लो रेट इक्वल्स टू रो इनटू वी डॉट, दिस इज इन मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इसको मैंने ब्रेक कर दिया मीटर स्क्वायर इनटू मीटर पर सेकेंड। वैसे भी वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ, है ना, एरिया इनटू लेंथ, और लेंथ पर यूनिट टाइम इज मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एरिया, और इसको क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी। दिस इज वेलोसिटी, ओके, लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मैंने इसको लिख दिया मास फ्लो रेट इक्वल्स टू रो ए इंटू सी, सी इज द वेलोसिटी। क्लियर हो। तो मुझे मास फ्लो रेट निकालना है, रो ए इंटू सी। देखूँ मेरे पास कौन सी वैल्यू है कौन सी नहीं है। डेंसिटी मैंने निकाल दिया था, है ना, मास फ्लो रेट इक्वल्स टू रो टू ए टू और C2 दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू रो 1 A1 C1। जो हमारे काम की वैल्यू हो वो हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो रो 2 है, डेंसिटी एट द एग्जिट हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाला था, ये वैल्यू हमारे पास है। एरिया एट द एग्जिट आपको दिया हुआ है ना, एरिया एट द एग्जिट आपको दिया है। वेलोसिटी अगर मुझे मिल जाए तो ये मुझे फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट हो जाएगा। वेलोसिटी के लिए क्या लगा दे, नोजल है, अप्लाई स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर ऑन दी नोजल। SFEE स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या होती है, हीट ट्रांसफर डेल Q डिवाइड बाई डेल M माइनस डेल W डिवाइडेड बाई डेल M। मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ स्मॉल q और इसको लिख सकता हूँ मैं स्मॉल w, है ना। आपको एनर्जी इक्वेशन में इनलेट आउटलेट हमेशा ये स्ट्रेटेजी यूज़ नहीं करें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपने 5 चीज़ें याद रखनी है एनर्जी इक्वेशन से, हीट, वर्क, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं हीट माइनस वर्क इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में लिखेंगे चेंज इन एंथैल्पी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1000 प्लस Z2 माइनस Z1 डिवाइडेड बाई 1000। डिनोमिनेटर में 1000 लगाना कभी नहीं भूलें, क्योंकि ये यूनिट को कंपनसेट करने के लिए है। क्यों आता है 1000 से, क्यों डिवाइड करते हैं, क्वेश्चन खत्म होने के बाद मैं आपको बता दूंगा। और ये इसको तो हम नोज़ल को पहले ही इंसुलेट कर चुके हैं ना। अच्छा, नोज़ल की बात करें, फॉर नोज़ल को बोल दिया है कि आइसेंट्रोपिक है। आइसेंट्रोपिक का मतलब क्या है, एंट्रोपी इज कांस्टेंट, हीट ट्रांसफर विल जीरो, हीट ट्रांसफर इज जीरो। तो नोज़ल के केस में हीट ट्रांसफर जीरो, नोज़ल विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम कोई वर्क प्रोड्यूस नहीं करता, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 0 माइनस 0 इक्वल्स टू चेंज इन एंथैल्पी क्या होगी, mc/dt। तो यहाँ हम लिख सकते हैं mcp T2 माइनस T1 प्लस C2 स्क्वेयर माइनस, आपको अप्रोच वेलोसिटी नहीं दी है, इसको भी नेग्लेक्ट मानेंगे। मतलब हम क्या मान करके चलते हैं, एक और चीज़ और क्या मान करके चलते हैं, इन केस ऑफ नोज़ल ये ज़ीरो, और अगर आपको नहीं दिया है तो C2 इज़ ग्रेटर देन C1। तो इस केस में हम C1 को ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर सकते हैं, है ना, क्लियर है। तो यहाँ पर C1 को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। C2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2000, है ना, यहाँ वैल्यू रखें तो 0 इक्वल्स टू R इज़ 0.287, इसलिए CP इज़ 1.005, CP माइनस CV इज़ R इंटू T2 दैट इज़ 239.73 माइनस T1 इज़ 400 प्लस C2 स्क्वायर, C2 आपको फाइंड आउट करना है 2000। तो यहाँ से C2 की वैल्यू निकालें।
C2 is 567.62 मीटर पर सेकेंड। इसको रख देंगे ऊपर वाली इक्वेशन में, है ना, 14 इक्वेशन 1 इस इक्वेशन में रखेंगे। तो देखा जाए तो पहला पार्ट हमारा क्या है, दिस इज ए और दिस इज बी, ये दूसरा पार्ट है ना। वैल्यूज़ रखें तो मास फ्लो रेट चाहिए आपको। मास फ्लो रेट इक्वल्स टू ρ2 दैट इज 0.727 इंटू A2 आपको गिवन है 0.005 इंटू C2 567.62 यहाँ से कैलकुलेट करें और आंसर लेकर के आ जाएं, आंसर निकाल लें। आंसर आपका आया 2.0633 क्या है, kg पर सेकेंड। सो करेक्ट आंसर इज 2.06, करेक्ट आंसर इज डी। ओके, सो प्लीज नोट डाउन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 गेट 2012 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन, लिंक्ड क्वेश्चन है। एक और इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, वो भी 2 मार्क्स का है। देखिए जरा क्वेश्चन में क्या गिवन है, एयर एंटर्स एन एडियाबेटिक नोजल, ना नोजल है, एडियाबेटिक का मतलब हीट ट्रांसफर विल 0, एडियाबेटिक नोजल। तो पहले मैं नोजल बना लेता हूँ। एडियाबेटिक नोजल मीन्स इंसुलेटेड होगी नोजल, हीट ट्रांसफर विल 0। इसके 2 सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। क्या प्रॉपर्टीज दी है देखते हैं हम। नोजल एट 300 किलो पास्कल एंड 500 केल्विन विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एयर एंटर कर रही है, मतलब इनलेट का प्रेशर आपको दे दिया, टेम्परेचर दे दिया और वेलोसिटी दे दी। तो लिख ले हम, इनलेट पे प्रेशर P1 इज 300 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर T1 इज 500 केल्विन एंड वेलोसिटी दैट इज, मैं वेलोसिटी हमेशा C से डिनोट कर रहा हूँ, क्लियर है। वेलोसिटी C1 इज 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, इट लीव्स द नोजल 800 किलो पास्कल। जो एग्जिट हो रहा है, एग्जिट पे आपको प्रेशर दिया है P2 इज 100 किलो पास्कल का मतलब 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, विद अ वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड, है ना। वेलोसिटी आपको दी है C2 इज 80 मीटर पर सेकेंड। द इनलेट एरिया इज 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इनलेट पे आपको एरिया भी दे दिया है। इनलेट एरिया मतलब A1 आपको दे दिया, इनलेट एरिया इज 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आपका क्या, आपको 80 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लेंगे 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो मीटर में कन्वर्ट करना है, इसलिए डिवाइड बाई 100 और स्क्वायर है इसलिए इसका भी स्क्वायर लगेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर स्क्वायर में। ओके, 80 डिवाइड बाई 100 स्क्वायर, ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर स्क्वायर में, इनलेट पे दे दिया। अब देखिए क्या है, द स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर CP इज 1008 जूल पर kg केल्विन। ओके, तो 1008 किलो जूल पर kg केल्विन, एक ही बात है। CP आपको दिया है, लिखने क्या है, CP होता ही है एयर का 1.00, लेकिन 8 दे दिया 1008, है ना। तो CP ऑफ एयर दे दिया है, CP आपको दे दिया है 1.008, 1.005 होता है वैसे, किलो जूल पर kg केल्विन, मैंने कन्वर्ट कर दिया उसको, है ना। द एग्जिट टेम्परेचर ऑफ द एयर इज, टेम्परेचर एग्जिट का क्या होगा ये आपको पता लगाना है। तो लगा दे स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, ये इनलेट है ये एग्जिट है, इनलेट दिस इज एग्जिट, इनलेट एंड दिस इज एग्जिट। ओके, लगा दें स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। 5 चीज़ें याद रखनी है, हीट, वर्क, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेफ्ट हैंड साइड में हीट माइनस वर्क, राइट हैंड साइड में चेंज इन
एंथैल्पी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। डेल क्यू डिवाइड बाई डेल एम माइनस डेल डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डेल एम, मतलब वर्क पर यूनिट मास, हीट पर यूनिट मास। इसको पूरे को मैं लिख सकता हूँ स्मॉल क्यू, इसको मैं लिख सकता हूँ हमेशा स्मॉल डब्ल्यू मैं लिखता हूँ, एंड दैट इज इक्वल्स टू H2 माइनस H1 प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1000 प्लस G Z2 माइनस Z1 डिवाइडेड बाई 1000। हर साल या मैक्सिमम टाइम आप अगर देखेंगे तो क्वेश्चंस स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से आते हैं। ओके, यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र ज़ीरो, वर्क ट्रांसफ़र ज़ीरो, क्यों बता देता हूँ। फॉर नोज़ल, नोज़ल के केस, नोज़ल कोई भी विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम कोई वर्क प्रोड्यूस नहीं करता। WCV नोज़ल का वर्क विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम ज़ीरो होता है, और नोज़ल को आपने इंसुलेट कर दिया, देयरफॉर हीट ट्रांसफर इज ज़ीरो। तो इसीलिए मैं यहाँ पर इसको क्या लिख सकता हूँ, ज़ीरो माइनस ज़ीरो इक्वल्स टू चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है Cp T2 माइनस T1, Cp T2 माइनस T1 प्लस C2 आपको दिया हुआ है C2 और C1। तो मतलब एक बार मैं इसको लिख दूं, C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1000 प्लस G Z2 माइनस Z1 डिवाइडेड बाई 1000। देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी आपको दी नहीं है, हम ये मान करके चले कि Z2 माइनस Z1 इज ज़ीरो, ये मान करके चले तो पोटेंशियल एनर्जी भी नेग्लेक्ट करना पड़ेगी, दिस विल ज़ीरो। ओके, यहाँ पर देखिए, हम देखें कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है, कौन सी हमें फाइंड आउट करना है। Cp हमारे पास है, T1 की वैल्यू हमारे पास है ना, दोनों वेलोसिटी हमारे पास है। तो इस इक्वेशन से हम क्या निकालेंगे, हमें टेम्परेचर ही तो निकालना था, निकल जाएगा बस। तो ज़ीरो यहाँ पर भी एक बार मैं लिख दूँ स्मॉल q और स्मॉल w। अगर मैं बात करूँ तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, एग्जिट टेम्परेचर आपको फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ T2 है ना। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर 180 मीटर पर सेकंड गलती हो जाती, दिस इज़ 80 लिख दिया था हमने, दिस इज़ 180 मीटर पर सेकंड। नाउ पुट द वैल्यूज़, हीट ट्रांसफ़र इज़ ज़ीरो, वर्क ट्रांसफ़र इज़ ज़ीरो, Cp इज़ 1.008 इंटू T2 जो हमें फाइंड आउट करना है, माइनस T1 इज़ 500 केल्विन प्लस C2 स्क्वायर, C2 इज़ 180 स्क्वायर माइनस C1 इज़ 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2000 प्लस ज़ीरो है ना। यहाँ से कैलकुलेट करें और T2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ले। ओके, आंसर इज़ 483.9 केल्विन, that is almost equals to 484 Kelvin. So answer is A, 480, answer is C, 484. So correct answer is C. लिंक्ड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। लिंक्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर है पहले वाले क्वेश्चन का, यहाँ तक का डेटा बिल्कुल सेम है। इनलेट पे आपको प्रेशर, टेम्परेचर, वेलोसिटी आपको दी हुई है, एग्जिट पे प्रेशर, वेलोसिटी दी थी और टेम्परेचर फाइंड आउट करना था, है ना। तो लास्ट क्वेश्चन से जो आपको मिला था, यहाँ पर देखिए आपको ये 484 ये आंसर हमें लास्ट में मिला था। तो T2 हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, है ना। T2 हमारे पास, हमें T2 मिला था, T2 इक्वल्स टू 484 केल्विन, है ना। क्वेश्चन मतलब आंसर 29 का ये आंसर मिला था T2। ओके,
यहाँ पर लिंक्ड क्वेश्चन में एग्जिट एरिया ऑफ द नोजल आपको फाइंड आउट करना है। एग्जिट नोजल का एग्जिट फाइंड आउट करने के लिए क्या करें, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा दें। मास फ्लो रेट इक्वल्स टू रो ए इंटू सी होता है। तो हम मास फ्लो रेट को रो ए इंटू सी इनलेट पर और रो टू ए टू सी टू एग्जिट पर लगा दें। दिस इज वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी 8 इनलेट, वेलोसिटी 8 आउटलेट। ये इक्वेशन कहाँ से आई मैं बता चुका हूँ इससे पहले। मास फ्लो रेट रो ए इंटू सी 8 इनलेट, रो ए इंटू सी 8 आउटलेट। अब हम देखें कि इसमें हमारे पास कौन सी वैल्यू है और कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करना है। हम देखें एरिया एट द इनलेट आपको दिया है, एरिया एट द एग्जिट फाइंड आउट करना है। आपको इसको फाइंड आउट करना है ना, ये आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट। वेलोसिटीज़ आपके पास दोनों है, C1 भी है C2 है। वेलोसिटी एट इनलेट और एग्जिट आपके पास है। देखें जरा हम A1 की वैल्यू, एरिया एट द इनलेट आपके पास है, तो किसी तरीके से रो 1 और रो 2 की वैल्यू मिल जाए। अच्छा एक चीज़ और आपको पता है कि डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। ओके, और मास डिवाइड बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम पर यूनिट मास। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, एम को घुमा के नीचे ले आया तो मुझे पता लग गया कि डेंसिटी इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई स्पेसिफिक वॉल्यूम। इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम इज वॉल्यूम पर यूनिट मास। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो डेंसिटी को लिख सकता हूं 1 डिवाइड बाई स्पेसिफिक वॉल्यूम। सो यहाँ से मुझे मिल गया मास फ्लो रेट इक्वल्स टू A1C1 डिवाइडेड बाई स्मॉल V1 इक्वल्स टू A2C2 डिवाइड बाई स्पेसिफिक स्मॉल V2। यहाँ पे ये क्या है, दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम इज वॉल्यूम पर यूनिट मास। तो देखा जाए तो ये वैल्यू नॉन, ये नॉन, ये मुझे निकालना है किसी तरीके से, ये निकल जाए। दिस इज इक्वेशन 1। ओके, तो निकालने के लिए हम क्या करें, लगा दें PV इक्वल्स टू MRT। ओके, PV इक्वल्स टू MRT। ओके, सो P इक्वल्स टू स्पेसिफिक वॉल्यूम इज वॉल्यूम पर यूनिट मास। तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम पर यूनिट मास इक्वल्स टू RT। ओके, दिस इज स्पेसिफिक वॉल्यूम। सो P स्पेसिफिक वॉल्यूम V इक्वल्स टू RT। समझ में आ रही बात? मैं आपको ये रिलेशन क्यों बता रहा हूँ कि यही एक ऑप्शन है, क्योंकि डेंसिटी की वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ से स्पेसिफिक डेंसिटी को हमने स्पेसिफिक वॉल्यूम लिख दिया, और स्पेसिफिक वॉल्यूम हम आइडियल गैस से निकाल सकते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन से हमने ये निकाल रहे हैं। तो P1 V1 इक्वल्स टू MRT1। यहाँ से क्या निकालेंगे, V1 की वैल्यू, V1 इक्वल्स टू RT1 डिवाइड बाई P1। और दूसरी तरफ हम लिख सकते हैं P2 स्मॉल V2 इक्वल्स टू RT2। तो यहाँ से V2 इक्वल्स टू RT2 डिवाइडेड बाई P2 है ना, ये लगा देंगे। तो वैल्यूज़ रखें, V1 इक्वल्स टू 2.287 इंटू टेम्परेचर T1 आपको दिया है 500 डिवाइडेड बाई प्रेशर P1 इज़ 300। यहाँ से स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू निकल जाएगी। दूसरी तरफ भी निकालें, V2 इक्वल्स टू RT2 0.287 इंटू T2 जो पहले हम निकाल चुके हैं 484 डिवाइडेड बाई P2, प्रेशर P2 इज़ 100। तो यहाँ से स्पेसिफिक वॉल्यूम V2 निकल जाएगा, है ना। ये A, दिस इज़ B, और इसको हम कहते हैं इक्वेशन 1। पुट A एंड B इन इक्वेशन 1 में रखें। ओके, सॉल्व करें, क्या क्या आंसर आते हैं फिर उसको इक्वेशन में पुट करेंगे। वैल्यू 0.4783 स्पेसिफिक वॉल्यूम पर यूनिट मास मीटर क्यूब पर केजी। V2 देखें टू 1.38908 मीटर क्यूब पर केजी। ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर रखेंगे इक्वेशन में यहाँ पे, और फाइनल आंसर ले आते हैं। ओके, यहाँ पे वैल्यू रखें और आंसर ले आए।
इसमें वैल्यू रखें A1 इज 80 डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर इंटू C1 वेलोसिटी C1 इज 10 डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक वॉल्यूम दैट इज 0.4783 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड का A2 जो हमें फाइंड आउट करना है इक्वल्स टू A2 इंटू C2 वेलोसिटी एट द एग्जिट 180 डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक वॉल्यूम 1.13908 सॉल्व करें और यहाँ से फाइनल आंसर आ गया हमारा। इसको सॉल्व करें, यहाँ से A2 की वैल्यू निकाल लें। दिस इज आंसर। ओके, आंसर निकालें। देखिए एक काम आप करिए कि आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में करना है, इसलिए चाहो तो आप यहाँ पर वैल्यू सेंटीमीटर स्क्वायर में रख दो, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पर 1000 से डिवाइड हम नहीं करेंगे, तो जो वैल्यू निकलेगी दिस विल बी इन सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, क्लियर रखें। तो हमने क्या करा, इसको कर दिया 80 इंटू 10, तो 12.9 आपको यहाँ पे आंसर मिल रहा है 12.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो करेक्ट आंसर इज डी। करेक्ट आंसर इज डी। ओके, करेक्ट आंसर आपको डी मिल गया। सो प्लीज़ नोट डाउन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 गेट 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का, सेट 3 में। अब तक हम क्वेश्चन 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। ये थर्ड लेक्चर हमारा चल रहा है। अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एन आइडियल गैस है, इट इज इनिशियली एट ए प्रेशर ऑफ P1, टेम्परेचर T1, इट अंडरगोज अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस 1 to 2। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है 1 to 2। जो दिया है वो डेटा हम लिखते चलते हैं। सच दैट T2 इक्वल्स टू 3/4 टाइम्स T1। ओके, लिखते हैं प्रोसेस 1 to 2। प्रोसेस 1 to 2 आपको बोल दिया है प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर इज कांस्टेंट। ओके, और आपको दे दिया है T2 इक्वल्स टू 3/4 टाइम्स T1। जो दिया है वो खटाखट लिखते चले। देन इट अंडरगोज अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस 2 to 3। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, प्रोसेस 2 to 3। वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है। आगे देखें, सच दैट T3 इज T1/2 या 1/2 टाइम्स T1। T3 इज 1/2 टाइम्स T1। द रेशियो ऑफ फाइनल वॉल्यूम टू इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज। आपको क्या पता लगाना है, आपको पता लगाना है कि फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा, ये आपको पता लगाना है। ठीक है, तो होगा, देखिए जरा, प्रेशर कांस्टेंट है। यहाँ पर मैं डायग्राम भी एक लेकर के चलता हूँ, डायग्राम भी बना दूंगा, हालांकि ज़रूरत है कि नहीं, PV। ओके, सबसे पहले कहा इसने प्रेशर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट प्रेशर की लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। डायरेक्शन मुझे नहीं मिली है कि लेफ़्ट टू राइट जाएगा या राइट टू लेफ्ट आएगा। मैं कोई भी क्वेश्चन करूँगा तो रिलेवेंट सारे टर्म्स मैं आपको बताऊँगा, और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं इससे रिलेवेंट, ये भी है। हो सकता है ये आपको PV और TS डायग्राम पूछ लेता वो। ठीक है, देखें, प्रेशर कांस्टेंट, PV इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन लगा दें। आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू MRT, PV इक्वल्स टू MRT, PV इक्वल्स टू MRT। अगर आप प्रेशर को कर देते हैं कांस्टेंट तो आपको क्या मिलेगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम भी घटेगा। डायग्राम के लिए बता रहा हूँ, आपको तो बोल ही दिया है कि T2 इज 3/4 टाइम्स T1। इससे आपको क्या लगता है कि T2 इज ग्रेटर देन T1, T2 इज लेस देन T1।
जब भाई क्लियर कट देख सकते हैं कि T2 इज़ 3/4 टाइम्स T1, इसका मतलब है T2 इज़ लेस देन T1। और अगर ऐसा होता है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि टेम्परेचर इज़ डिक्रीजिंग, और टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम विल डिक्रीज। इसलिए एरो की डायरेक्शन क्या होगी, ये 1 to 2। क्या है 1 to 2? प्रेशर इज़ कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है, ओके। टेम्परेचर इज़ डिक्रीजिंग, देयर बाई वॉल्यूम विल डिक्रीज। वॉल्यूम यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज़ V1, यहाँ पे है वॉल्यूम V2। आगे पढ़ें 2 से 3, प्रोसेस 2 to 3 आपको बोल दिया है। प्रोसेस 2 to 3, प्रोसेस 2 to 3 क्या है आपको बोल दिया है, 2 to 3 वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, V3 इक्वल्स टू V2। प्रोसेस 2 to 3 वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट, इसका मतलब अब ये लाइन यहाँ ऊपर से नीचे आएगी या नीचे से ऊपर जाएगी। एक ही मैं ये बोल रहा हूँ कि पॉइंट 2 से लाइन ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, ये मुझे पता लगाना है। तो देख लूँ, ये भी रिलेशन आपको दिया हुआ है, ये रिलेशन आपको क्या दिया हुआ है कि T3 इज़ 1/2 टाइम्स T1। इसका मतलब क्या है, अच्छा वॉल्यूम कांस्टेंट है, PV इक्वल्स टू MRT की इक्वेशन देखें, PV इक्वल्स टू MRT की इक्वेशन देखें। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट, सो प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्लियर है? इसका मतलब है कि टेम्परेचर अगर घटेगा तो प्रेशर भी घटेगा। और 1 से 2 से 3 में आप क्लियर कट देख सकते हैं कि T3 इज़ लेस देन T1। इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर इज़ डिक्रीजिंग, देयर बाई प्रेशर विल डिक्रीज, प्रेशर घटेगा। तो लाइन क्या हो जाएगी, एक्चुअल में लाइन हो जाएगी नीचे की तरफ। दिस इज पॉइंट 3। और मुद्दे वाली बात है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम यहाँ क्या है, कांस्टेंट। सो V2 इक्वल्स टू V3, V3 इक्वल्स टू V2। क्लियर है? मुझे ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने बना दिया। द रेशियो ऑफ फाइनल वॉल्यूम टू इनिशियल वॉल्यूम V3/V2 आपको पता लगाना है, ठीक है। यहाँ से अगर इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिखता है, आपको क्या दिखता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, प्रोसेस है 1 से 2, इसको लगा दें 1 से 2, तो मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसको लगाएंगे 1 से 2 तो मिलेगा V2 डिवाइड बाई V1 इक्वल्स टू T2 डिवाइड बाई T1। और आपको दे रखा है ये वैल्यू, देखिए इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो आप क्या बोल सकते हैं, इसको मैं आगे बढ़ा करके यहाँ लिख देता हूँ। सो V2 बाई V1 इक्वल्स टू T2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, T2 इक्वल्स टू 3/4 T1। T2 इज 3/4 टाइम्स T1 और डिवाइड में T1। ओके, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। क्लियर? अब देखिए प्रोसेस 2 to 3 इज वॉल्यूम कांस्टेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम कांस्टेंट, ये वाली वैल्यू देखिए V3 इक्वल्स टू V2, देयरफॉर V3 बाई V1 इक्वल्स टू V2 बाई V1 इक्वल्स टू 3/4। सो करेक्ट आंसर इज इसको आप करोगे तो 0.75, ये आंसर है, दिस इज आंसर। करेक्ट आंसर इज बी, करेक्ट आंसर इज बी। ओके, ये मैंने आपको ये जो बता रहा था मैं कि प्रेशर के साथ टेम्परेचर का रिलेशन, ये सिर्फ पीवी डायग्राम बनाने के लिए बता रहा था। यहाँ पे प्लीज़ नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, गेट 2015 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। 1 मार्क्स यानी कि आपको इसको 1 मिनट के अंदर कर लेना है एग्ज़ाम में। और 2 मार्क्स का है, इसका मतलब आप 3 से 4 मिनट तक ले सकते हैं। कुछ क्वेश्चन कम टाइम लेते हैं, कुछ क्वेश्चन ज़्यादा लेते हैं, कुछ 4-5 मिनट भी लेंगे, कुछ 2 नंबर के मार्क्स होंगे 2 मार्क्स का, लेकिन वो 2 मिनट के अंदर हो जाएगा। एवरेज टाइम आपको लगभग 3 मिनट मिलता है। ओके, फॉर एन आइडियल गैस विथ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, कांस्टेंट वैल्यूज ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, स्पेसिफिक हीट की कांस्टेंट वैल्यू फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिफिक एंथैल्पी। स्पेसिफिक एंथैल्पी आपको बताना है कि स्पेसिफिक एंथैल्पी के केस में मतलब स्पेसिफिक एंथैल्पी किन किन प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। देखो चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी को हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू mCp T2 माइनस T1।
mCp T2 - T1। ओके, और अगर हम स्पेसिफिक एंथैल्पी की बात करते हैं, स्पेसिफिक एंथैल्पी चेंज, तो लिखते हैं Cp T2 - T1, है ना। स्पेसिफिक एंथैल्पी को हम स्मॉल h से डिनोट करते हैं और लिख सकते हैं स्मॉल h इक्वल्स टू कैपिटल H डिवाइड बाई m, एंथैल्पी पर यूनिट मास। ओके, एंथैल्पी पर यूनिट मास, ऐसा हम लिख सकते हैं। स्पेसिफिक एंथैल्पी क्या है? खाली टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। स्पेसिफिक एंथैल्पी H इक्वल्स टू CpT, ऐसा हम लिखते हैं। सो स्पेसिफिक एंथैल्पी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। स्पेसिफिक एंथैल्पी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। इट इज सफिशिएंट टू नो ओनली द टेम्परेचर। बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर रिक्वायर्ड टू बी नोन। नहीं, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। आंसर है खाली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 2015 में पूछा हुआ 2 मार्क्स का क्वेश्चन। देखते हैं टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन। टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन, ध्यान देना, नाइट्रोजन आइडियल गैस की तरह ट्रीट होगा इन ए वेजल ऑफ वॉल्यूम। एक वेजल है जिसका वॉल्यूम है 2 मीटर क्यूब एंड टेम्परेचर इज 288 केल्विन। अ U-tube मैनोमीटर कनेक्टेड बाय अ वेजल shows a reading of 70 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी का लेवल उसमें दिख रहा है। तो सबसे पहले एक वेजल बनाता हूँ और उस वेजल को कनेक्ट कर देता हूँ मैं YouTube मैनोमीटर से। ओके, ये एक वेजल है, वेजल में नाइट्रोजन है। इस वेजल का वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन दैट इज इक्वल्स टू 2 मीटर क्यूब। टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन इक्वल्स टू 288 केल्विन। A U-tube मैनोमीटर कनेक्टेड बाय अ वेजल shows a reading of 70 सेंटीमीटर मर्करी लेवल हायर इन द एंड ओपन टू द एटमॉस्फेयर की तरफ। भाई ये बोल रहा है कि इसमें जो प्रेशर है, प्रेशर की वजह से, नाइट्रोजन की वजह से इसका जो ड्रॉप है ना, दिस इज मरकरी का लेवल अप है एटमॉस्फेयर की तरफ 70 सेंटीमीटर तक। मतलब ये लेवल है, दिस इज अप लेवल 70 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.7 मीटर, है ना, 0.7 मीटर। इसमें पूरा मरकरी भरा हुआ है। ये मरकरी है, मरकरी एक तरफ नाइट्रोजन उसको प्रेशराइज कर रही है। प्रेशराइज होने की वजह से लेवल कितना अप हुआ है? 70 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ऑफ मरकरी Hg। तो ये हो गया 0.7 ऑफ Hg, मरकरी Hg। ठीक, अब देखें और क्या डेटा दिया है। द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज 8314। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आपको दिया है, R की वैल्यू R इक्वल्स टू 8314 जूल पर केजी केल्विन। इसको हम लिख सकते हैं 8.314 किलो जूल पर केजी केल्विन। जो हमें रिक्वायरमेंट होगी उसको यूज़ कर लेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है इसके ऊपर यहाँ पे एक तरफ जो प्रेशर है ये कौन सा है? प्रेशर एटमॉस्फेरिक, दैट इज इक्वल्स टू 1.01325 बार, है ना। इसको बार को किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 10⁵ तो बन जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डिवाइड बाई 1000 तो बन जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 101.325 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये बन जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी हमें पता ही है, जी आपको 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता ही है। एंड डेंसिटी ऑफ मरकरी इज, डेंसिटी ऑफ मरकरी आपको दे दी है, डेंसिटी ऑफ मरकरी यानी Hg इज 13600 kg पर मीटर क्यूब। ये आपको दे दिया है ना। डेंसिटी ऑफ मरकरी आपको ये दे दी है। द मास ऑफ नाइट्रोजन इन kg इन द वेजल, आपको क्या पता लगाना है? मास ऑफ नाइट्रोजन हमें फाइंड आउट करना है। मास ऑफ नाइट्रोजन आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले देखिए, अगर मास आपको निकालना है तो सिंपल सी इक्वेशन आपके पास पता होना चाहिए, PV इक्वल्स टू MRT। आइडियल गैस इक्वेशन लगा दें,
आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल्स टू एम आर टी, लेकिन नाइट्रोजन की बात हो रही है, नाइट्रोजन का प्रेशर, नाइट्रोजन का वॉल्यूम, आपको नाइट्रोजन का मास पता लगाना है एम आर टी टू इंटू, बात समझे। इसमें से देखें कि हमारे पास कौन सी वैल्यू है और कौन सी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो आपको प्रेशर अगर देखना है तो यहाँ से हम प्रेशर की वैल्यू निकाल लेंगे, प्रेशर इक्वल्स टू रो जी इंटू एच से। तो प्रेशर हम निकाल लेंगे, वॉल्यूम आपके पास नोन है ना, आर की वैल्यू हमें निकालनी होगी, टेम्परेचर आपके पास नोन है, और हमें फाइनली निकालना क्या है, मास ऑफ द नाइट्रोजन हमें पता लगाना है। क्लियर है? तो पता लगाना है तो सबसे पहला काम हम करेंगे, पहला काम पहले निकालें हम प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, इसको पता लगाना है। ठीक है, तो हमें ये पता लगाना है कि इस यहाँ पर जो नाइट्रोजन है इसके अंदर कितना प्रेशर है यहाँ पर। तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर इक्वल्स टू रो जी इंटू एच। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो प्रेशर आपको नाइट्रोजन का मिलेगा ये विद रिस्पेक्ट टू मरकरी मिलेगा, है ना, क्योंकि मरकरी पर ये प्रेशर लग रहा है। तो डेंसिटी ऑफ मरकरी रो जी इंटू एच, हाइट ऑफ मरकरी कॉलम। ओके, वैल्यू रखें 13,600 इंटू जी इज़ 9.81 इंटू हाइट ऑफ मरकरी कॉलम दैट इज़ 0.7 मीटर में रखना है, 0.7 ऑफ एच जी। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, प्रेशर की वैल्यू मिल गई। कैलकुलेट करें, जो वैल्यू आएगी 9391.2, इसको हम पूरे को डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी इन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डिवाइड बाय 1000, तो आ गया 93.3912 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, पहला ए वाला काम तो हमारा हो गया, हमने ये वाली वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली है ना, इस पे जिस पे हो जाए इस पे डबल टिक लगा दें, ये वाली वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। ओके, ये पहले से। अब हमें क्या निकालना है, आर की वैल्यू खाली निकाल लें, गैस कांस्टेंट आर। ओके, गैस कांस्टेंट फॉर नाइट्रोजन, किसी भी गैस का गैस कांस्टेंट होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट। तो हमें ये निकालना है नाइट्रोजन का, तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन, वैल्यू रखेंगे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 किलो जूल पर किलो मोल केल्विन, डिवाइडेड बाई नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, 14 इंटू 2, 14 इंटू 2 है ना, N2, नाइट्रोजन के लिए 14 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 इंटू 2, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा R/2 की वैल्यू, R/2 की वैल्यू, इसको हम कहें A, इसको कहें B। ओके, और ये है इक्वेशन 1। ओके, पुट द वैल्यूज़ फ्रॉम A एंड B इन इक्वेशन 1, और फाइनल आप क्या ले आए, मास की वैल्यू फाइंड आउट करें। 28 तो आया 0.296928 किलो जूल पर केजी केल्विन, है ना, केजी केल्विन, और ये किस में आता है, केजी में। इसकी यूनिट क्या होगी, मॉलिक्यूलर वेट के रिलेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू टोटल मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, है ना। तो m की जो वैल्यू है, मॉलिक्यूलर वेट की जो वैल्यू होगी, ये क्या होगी, केजी पर मोल। तो जब आप यहाँ पर वैल्यू रखोगे तो ये क्या रहेगा, केजी पर मोल। तो आर बार डिवाइड बाई आर की जो वैल्यू आती है दैट इज यूनिवर्सल, मतलब रेशियो ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट टू मॉलिक्यूलर वेट किलो जूल पर केजी केल्विन। अच्छा, एक और चीज़ है, यहाँ पे जो प्रेशर है दिस इज एब्सोल्यूट, है ना, अगर आप ध्यान रखोगे दिस इज एब्सोल्यूट प्रेशर, और यहाँ पे जो हमें मिला है दिस इज गेज प्रेशर। गेज प्रेशर ये क्या है, गेज प्रेशर, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, गेज प्रेशर। इसको एब्सोल्यूट प्रेशर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट प्रेशर में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो P एब्सोल्यूट इक्वल्स टू P एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर।
गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 101.325 प्लस गेज प्रेशर इज 93.3912। जब ऐड करेंगे आपको तो P एब्सोल्यूट आपको मिल जाएगा, है ना, दिस इज A। तो ये आता है 194.47 194.716 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये कॉमन मिस्टेक हो सकती थी, है ना, ये गेज प्रेशर है और हमें क्या रखना है, एब्सोल्यूट प्रेशर, है ना, एब्सोल्यूट प्रेशर। तो यहाँ वैल्यू जल्दी से रखें। एब्सोल्यूट प्रेशर दैट इज़ 194.716 इंटू वॉल्यूम है नाइट्रोजन का 2 मीटर क्यूब इक्वल्स टू मास की वैल्यू तो हमें चाहिए, मास ऑफ नाइट्रोजन हमें फाइंड आउट करना है, इनटू आर की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है दैट इज़ 0.29692 इनटू टेम्परेचर 288। यहाँ से कैलकुलेट करें और इनटू मास ऑफ नाइट्रोजन आप फाइंड आउट करें, दिस विल बी द आंसर। फाइनल आंसर इज, आंसर आया है मास का 4.5539 kg। ओके, कुछ क्वेश्चन आसान भी होंगे। मिस्टेक कहाँ पर हो सकती थी, गेज प्रेशर, है ना, तो गेज प्रेशर नहीं लेना है, एब्सोल्यूट प्रेशर लेना है, ठीक। सो प्लीज़ नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, गेट 2015 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखते हैं। अ वेल इंसुलेटेड रिजिड कंटेनर, है ना, फिक्स्ड कंटेनर है, इंसुलेटेड है, दैट मीन्स हीट ट्रांसफर विल 0। वॉल्यूम है उसका 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम, कंटेंट्स 1 kg ऑफ एन आइडियल गैस इसके अंदर है। Cp की वैल्यू दे दी, Cv की वैल्यू दे दी, एट ए प्रेशर ऑफ 10 to the power 5 पास्कल यानी 10 to the power 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर इसके अंदर, टैंक के अंदर इतना वॉल्यूम और प्रेशर है। एक्सटीरियर इज रोटेट एट कांस्टेंट आरपीएम रिवोल्यूशन पर मिनट है इन द कंटेनर फॉर 100 रोटेशंस। ध्यान रखना, रिवोल्यूशन पर मिनट नहीं है, 1000 रोटेशंस हैं खाली, ध्यान रखना। एंड द अप्लाइड टॉर्क इज, टॉर्क की वैल्यू आपको दे दी है 100 न्यूटन मीटर। ओके, द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस, फाइनल टेम्परेचर आपको बताना है कि गैस का फाइनल टेम्परेचर क्या है। तो पहले मैं रिजिड कंटेनर बनाता हूँ, उसके अंदर स्टीयरिंग डिवाइस लगा देता हूँ। देखिए, मैंने एक इंसुलेटेड कंटेनर बना दिया है। इंसुलेटेड कंटेनर है, दैट मीन्स हीट ट्रांसफर विल ज़ीरो। ओके, एक स्टीयरिंग डिवाइस है जो कि रोटेट करेगा। इसके अंदर गैसेज हैं, ये गैसेज हैं, इसके अंदर गैसेज हैं आइडियल गैसेज, ठीक है। जब ये रोटेट करेगा, जब स्टीयरिंग डिवाइस रोटेट करेगा तो गैसेस को रोटेट करेगा, मतलब ये गैसेस में फ्रिक्शन जनरेट होगा। फ्रिक्शन जनरेट होने की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। जो डेटा दिया है उसको हम लिखते हैं। इस कंटेनर के अंदर जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज़ 1 मीटर क्यूब एंड द मास ऑफ द कंटेनर गैसेस 1 kg। इसके अंदर 1 kg गैसेस है, आइडियल गैस। Cp आपको दिया है, Cp ऑफ गैस इज़ 1000 किलो जूल पर 1000 जूल पर केजी केल्विन, है ना। 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाता है 1 किलो जूल पर केजी केल्विन। ओके, लिख सकते हैं। Cv इज 800 जूल पर केजी केल्विन इक्वल्स टू 0.8 किलो जूल पर केजी केल्विन। जो हमें यूज़ करना है वो कर सकते हैं। प्रेशर आपको दिया है 10 to the power 5, कंटेनर के अंदर प्रेशर है 10 to the power 5 पास्कल यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे, 10 to the power 5 डिवाइड बाय 1000, ये हो जाता है 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो आपको अपने दिमाग से सारी जो पैरामीटर्स आपको दिए हैं उनको एक ही जो है यूनिट्स में वैल्यू पुटअप करनी है आपने। एक्सटीरियर इज रोटेट एट कांस्टेंट आरपीएम,
कांस्टेंट आरपीएम, इसके रोटेशन की बात कर दी है, इसका एन आपको दिया है, रोटेशन इज 1000 रोटेशन है ना, 1000 रोटेशन ओनली, रोटेशन नॉट रिवोल्यूशन पर मिनट। एंड द अप्लाइड टॉर्क, इस पे टॉर्क है, टॉर्क इक्वल्स टू 1000 न्यूटन मीटर, सॉरी 100 न्यूटन मीटर, सब न्यूटन में ही वैल्यूज़ हैं। द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस, आपको इसमें पता लगाना है कि इसका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, T2 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लगा दे, क्योंकि हीट ट्रांसफ़र की वैल्यू भी आपको दिख रही है, और इसका रोटेशनल वर्क होगा, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी की हेल्प से टेम्परेचर निकलेगा। तो लगा दे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स फॉर प्रोसेस, क्या होगा, डेल Q इक्वल्स टू DU प्लस डेल W। ओके, डेल W कौन सा होगा, स्टीयरिंग का वर्क, स्टीयरिंग डिवाइस का वर्क। ओके, हीट ट्रांसफर डेल Q, DU को हम लिख सकते हैं mCv T2 माइनस T1 प्लस स्टीयरिंग की वैल्यू क्या होगी, वर्क क्या होता है, टॉर्क, वर्क मैं आपको यहाँ पे टॉर्क इंटू 2 पाई इंटू n है ना, यहाँ पे क्या है, दिस इज रिवोल्यूशन ओनली, मैं लिख सकता हूँ नॉट रिवोल्यूशन पर मिनट, रिवोल्यूशन पर मिनट नहीं है, सिर्फ रिवोल्यूशन है। ओके, ये कैसे आया, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वैल्यू कहाँ से लाया, पावर होता है, पावर इक्वल्स टू टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम लिखते हैं टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और इसको लिखते हैं टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या होता है, डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टाइम, है ना, डी थीटा डिवाइड बाई डी टाइम, और इसको लिख लेते हैं टॉर्क इंटू 2 पाई इंटू एन डिवाइड बाई 2 पाई इंटू एन डिवाइड बाई 60 लगाते हैं। यहाँ पे जो एन है दिस इज रिवोल्यूशन पर मिनट, है ना, रिवोल्यूशन पर मिनट, और टाइम की वैल्यू आती है, आपको जो ओवरऑल वैल्यू जो मिलती है, ये पावर की वैल्यू मिलती है, दिस इज इन जूल पर सेकेंड। ओके, हमें तो वर्क चाहिए, तो ऊपर वाली जो वैल्यू है दिस इज वर्क ओनली। तो रिवोल्यूशन पर मिनट, यहाँ पे टॉर्क इंटू 2 पाई इंटू एन, टॉर्क इज इन न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर इज जूल, वर्क भी आपको मिलता है जूल में, इसलिए ये इक्वेशन, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, दिस इज एक्स्ट्रा। ओके, यहाँ नहीं ध्यान देना है, यहाँ पर वैल्यूज़ रखे, आंसर ले आए, वैल्यूज़ रखे। हीट ट्रांसफ़र क्या है, हीट ट्रांसफ़र इज 0 इक्वल्स टू एम आपको दिया है, दैट इज़ 1 kg इंटू CV दैट इज़ 800। जो वैल्यूज़ आएंगी वो मतलब सबको एक ही यूनिट्स में रखना है, 800 रख दिया इंटू T2 जो हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज़ T2 माइनस T1। इनिशियल टेम्परेचर दिया है क्या, इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास नहीं है, तो पहले हम क्या निकालें, इनिशियल टेम्परेचर निकाल लें। इनिशियल टेम्परेचर P1 V1 इक्वल्स टू MR T1 लगा दें, और यहाँ से T1 की वैल्यू निकालें, P1 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में वैल्यू रख रहे हैं, इंटू V1 इज़ 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू मास 1 kg, एंड R की वैल्यू क्या होगी, R इक्वल्स टू CP माइनस CV इक्वल्स टू R, CP इज़ 1000, CV इज़ 800, तो इसके हिसाब से R आपको क्या मिल गया, 200। ओके, 200 पर kg केल्विन, है ना, 200। तो यहाँ पे R की वैल्यू रखेंगे 200 इंटू टेम्परेचर T1, तो यहाँ से T1 की वैल्यू आप निकाल लें, T1 आपको मिला है 500 केल्विन। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही सॉल्यूशन किया जाता है कि हम देखें पहले कि हमें मेन इक्वेशन में क्या चाहिए, उनको फाइंड आउट कर ले। ये T1 की वैल्यू हमने निकाली 500 केल्विन, यहाँ पे रख देंगे 500 केल्विन, इस इक्वेशन में वैल्यूज़ रख रहे हैं, प्लस टॉर्क की वैल्यू रखें, टॉर्क इंटू 2 पाई इंटू एन, ये देखा जाए तो क्या है 2 पाई इंटू एन, मतलब ये इक्वेशन है टॉर्क इंटू डी थीटा,
टॉर्क इंटू डी थीटा है ना। ध्यान रखिए, एक चीज़ आपको याद रखना है कि स्टीयरिंग वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, देयरफॉर दिस विल बी नेगेटिव वैल्यू। मतलब इसको आपको क्या रखना है, दिस विल बी नेगेटिव वैल्यू, इसको नेगेटिव रखना है ना। तो माइनस आप यहाँ पे माइनस ऐसे लगा सकते हैं, माइनस आपको यहाँ पर लगाना है। क्लियर है? तो आप समझें इसको बात को, यहाँ पर T2 माइनस T1 माइनस, ये माइनस क्यों लगाया है, बिकॉज वर्क इज डन ऑन दी सिस्टम, नेगेटिव वैल्यू। ओके, टॉर्क इज 100 इंटू 2 पाई इंटू n इज 1000। ओके, नेगेटिव साइन क्यों है, नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव साइन। स्टीयरिंग वर्क क्या लिख सकते हैं, स्टीयरिंग वर्क इज डन ऑन दी सिस्टम, देयरफॉर नेगेटिव वैल्यू। यहाँ पर इसको ध्यान रखना है आपने, इसको फाइनली कैलकुलेट करें और आंसर ले आए। ओके, ये कॉमन मिस्टेक हो सकती थी, माइनस साइन रखना है, वर्क इज डन ऑन दी सिस्टम। ओके, this will be negative value, okay, so please note down students। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, गेट 2015 में ही 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है। वर्क इज डन ऑन एन एडियाबेटिक सिस्टम ड्यू टू विच वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम, वेलोसिटी चेंज हो रही है, एडियाबेटिक सिस्टम है जिसमें वेलोसिटी चेंजेस हो रही हैं, एडियाबेटिक सिस्टम बना हुआ है, और वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 10 मीटर टू 20 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड। इलेवेशन इंक्रीज मतलब Z2 माइनस Z1 की वैल्यू गिवन है, एंड टेम्परेचर इंक्रीजेज बाई 1 केल्विन, टेम्परेचर बढ़ रहा है 1 केल्विन से। द मास ऑफ द सिस्टम 10 kg, CV की वैल्यू दी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G की वैल्यू दी है। इफ देयर इज नो change in any other component of the energy of the system, the magnitude of total work done of the system, आपको टोटल वर्क डन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। बच्चा इस क्वेश्चन को गलत करके आने वाला है, क्योंकि सोच रहा है वो कि स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का क्वेश्चन है, जबकि ये स्टेडी फ्लो इंजीनियरिंग डिवाइस इसमें कहाँ है, कोई भी इंजीनियरिंग डिवाइस कहाँ है कि कोई एक डक्ट है या कोई ट्यूब है या कोई नोज़ल है या स्टीम टरबाइन है या फिर हीट एक्सचेंजर है या फिर कंप्रेसर है, गैस टरबाइन है, कुछ नहीं कहा, कोई इंजीनियरिंग डिवाइस नहीं है, कोई एक सिस्टम कह दिया, एडियाबेटिक सिस्टम। ओके, और जो वैल्यूज़ हैं वो हम लिख लेते हैं। C1 इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी है ना, ये क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी आपको दिया है C1, एंड C2 इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। सिंपल सी बात मैं आपको बताऊँ, हीट ट्रांसफ़र की वैल्यू लगनी है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स फॉर प्रोसेस, डेल Q इक्वल्स टू DE प्लस डेल W। C2 दिया है, इलेवेशन इंक्रीजेज बाई Z2 माइनस Z1 इक्वल्स टू, Z2 माइनस Z1 इक्वल्स टू 20 मीटर, 20 मीटर का इलेवेशन हाइट है। द टेम्परेचर इंक्रीजेज बाई T2 माइनस T1 इक्वल्स टू 1 केल्विन, इतना टेम्परेचर इंक्रीजेज बाई T2 माइनस T1 है। द मास ऑफ द सिस्टम, मास इक्वल्स टू 10 kg, 10 kg है। CV इज़ 100, CV इज़ 100, 100 क्या होगा, जूल पर kg केल्विन, तो इसको 0.1 किलो जूल पर kg केल्विन डिवाइड बाई 1000 कर देंगे। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G की वैल्यू है आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, गलती नहीं कर देना, जो दिया है वो लेना है, 9.81 नहीं। देर इज़ नो चेंज इन एनी अदर कंपोनेंट ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क आपको फाइंड आउट करना है, वर्क की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, वर्क कितना होगा, टोटल वर्क। ओके, तो लगा दे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स फॉर प्रोसेस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स फॉर प्रोसेस क्या है, डेल Q इक्वल्स टू DE प्लस डेल W होता है। वैसे जनरली हम लिखते हैं डेल Q इक्वल्स टू DE प्लस डेल W, DU मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, लेकिन यहाँ पर क्या है, दिस इज टोटल एनर्जी, ये क्या है, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी। डेल Q इक्वल्स टू टोटल एनर्जी क्या होगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन
चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये तो हो गया टोटल प्लस डेल डब्ल्यू। ओके, आपको क्या बोल दिया है कि द ग्रेविटेशनल इफ देर इज नो चेंज इन एनी अदर कंपोनेंट ऑफ द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो पहले हम देखें कि इसमें C2 और C1 दिया है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू गिवन है। पोटेंशियल एनर्जी आपको Z2 माइनस Z1 दिया हुआ है, Z2 माइनस Z1 ये आपको दिया है। इंटरनल एनर्जी से ही टेम्परेचर की वैल्यू दी है, यानी इंटरनल एनर्जी की वैल्यूज दी है। कैसे रखें देखें जरा, डेल क्यू इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखते हैं, इनटू मास को तो कॉमन ले लो, मास इंटू C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1000। ये 1000 लगाने से जो ओवरऑल वैल्यू मिलेगी दिस विल बी इन किलो जूल। ओके, प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mg(Z2 माइनस Z1) प्लस इंटरनल एनर्जी होगा mcv(T2 माइनस T1) प्लस आपको जो फाइंड आउट करना है डेल डब्ल्यू, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है ना। ये यहाँ से बंद हो गया, क्लियर है। वैल्यूज़ रखे, आंसर लिया है। इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड सिस्टम आप ऐसा बोल सकते हैं, ये सिस्टम है और यहाँ से इन हुई गैसेज, यहाँ से बाहर हुई, ये इंसुलेटेड सिस्टम है। ओके, देयरफॉर हीट ट्रांसफर विल 0। तो क्यू ये हो गया 0 इक्वल्स टू m की वैल्यू दैट इज़ 10 kg। अच्छा, एक चीज़ याद रखें, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1000 करा है, इसके भी डिनोमिनेटर में 1000 आप लगाना ना भूलें, है ना। यूनिट एक जैसी होना ज़रूरी है। ओके, 10 इंटू ब्रैकेट में हम लगा देंगे, ब्रैकेट में C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर, C2 इज़ 20 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1000 प्लस G इज़ 10, गलती नहीं करना, 9.81 नहीं, 10 आपको दिया है वहीं लेना है, इंटू Z2 माइनस Z1 इज़ 20 मीटर। ओके, डिवाइडेड बाई 1000। ओके, यहाँ पर Z2 माइनस Z1 इलेवेशन हाइट Z2 माइनस Z1 आपको जो है यहाँ पर Z2 माइनस Z1 देख लो, ये इंक्लाइंड पर है, सिस्टम इंक्लाइंड पर है, ठीक है। तो Z2 माइनस Z1 होगा दैट इज़ 20 मीटर, है ना, प्लस CV इज़ 0.1 इंटू 1 केल्विन का डिफरेंस है, प्लस डेल डब्ल्यू। वैल्यूज़ इसको सॉल्व करें और यहाँ से फाइनल आंसर लेकर के आ जाए। वैल्यू आई है 4.5, तो ये इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू आई है दैट इज़ 4.5। इसको मैं जब इधर लेकर के आऊँगा तो -4.5, और जो वैल्यू आ रही हैं हमारी, ये किस में आ रही हैं, किलो जूल में वैल्यूज़ आई हैं, ठीक है। सो नेगेटिव साइन क्या दिखाता है कि वर्क इज़ डन ऑन दी सिस्टम, माइनस साइन क्या है, आपको पता लगाना है द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल वर्क ऑफ द सिस्टम कितना है, मैग्नीट्यूड आपको पूछा है ना। नेगेटिव साइन क्या है, नेगेटिव साइन indicates that work is done on the system, okay, magnitude of work magnitude of work is 4.5 kilojoule, 4.5 kilojoule, this is the answer, please note down। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 2015 में ही पूछा हुआ 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। स्टीम एंटर्स टरबाइन, स्टीम एंटर हो रही है टरबाइन में, इसका मतलब स्टीम टरबाइन है, तो स्टीम टरबाइन बना ले। देखिए जरा, स्टीम टरबाइन बना लिया है। स्टीम टरबाइन, स्टीम एंटर्स अ टरबाइन एट 30 बार प्रेशर एंड 300 डिग्री सेंटीग्रेड। इंटरनल एनर्जी की वैल्यू दी है, एंथैल्पी की वैल्यूज़ दी हैं, लेकिन क्या इन सब की हमें रिक्वायरमेंट है, पहले तो वो देखें, है ना। एंड द एग्जिट द टेम्परेचर एज टरबाइन, एग्जिट द टरबाइन एज सेचुरेटेड लिक्विड दिया है, मतलब HF दिया है, लेकिन क्या उसकी भी रिक्वायरमेंट है, हमें देखते हैं पहले। लिक्विड एट 15 किलो पास्कल, इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी की वैल्यूज़ दे रखी हैं। ओके, हीट लॉस्ट द सराउंडिंग इज़ 50 किलो जूल पर kg ऑफ स्टीम, मतलब इससे जो हीट लॉस हो रही है दैट इज़ 50
किलोजूल पर केजी और हीट लॉस हो रही है, इसका मतलब हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम, देयरफॉर इट विल टेकन एज नेगेटिव वैल्यू। ओके, फ्लोइंग थ्रू द टरबाइन, सराउंडिंग से जो हीट लॉस हो रही है वो 50 किलोजूल पर केजी ऑफ स्टीम फ्लोइंग थ्रू द टरबाइन, टरबाइन से जो स्टीम फ्लो हो रही है उससे। नेग्लेक्टिंग चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, द वर्क आउटपुट ऑफ द टरबाइन इन किलोजूल पर केजी ऑफ स्टीम। आपको पहले ही बोल दिया है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर निग्लिजिबल, तो हम डायरेक्ट पहले लगा दें स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, लगाएं SFEE स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, डेल क्यू बाई डेल एम, क्योंकि एम की कोई वैल्यू नहीं है, पर यूनिट मास लेंगे, हीट ट्रांसफर माइनस वर्क ट्रांसफर इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सॉरी चेंज इन एंथैल्पी H2 माइनस H1 प्लस C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2000 प्लस Z2 माइनस Z1 डिवाइडेड बाई 1000। ओके, आपको तो बोल दिया ये डिवाइड में 2 into 1000 क्यों लिखते हैं हम, मैं आपको पहले भी बताया हूँ, अभी इस न्यूमेरिकल मतलब इस क्वेश्चन के एंड में मैं आपको एक बार फिर बता दूंगा। आपको तो बोल दिया है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 0, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज 0। अगर ये दोनों ही 0 है, हीट ट्रांसफ़र की वैल्यू दी है, वर्क आपको फाइंड आउट करना है, ये आपको दिया हुआ है और इसको आपको फाइंड आउट करना है। दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, किलोजूल पर केजी। अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूँ स्मॉल q और इसको मैं लिख सकता हूँ स्मॉल w, ऐसे मैं लिखूंगा। ओके, हीट ट्रांसफर की वैल्यू, बस वैल्यूज रखें, आंसर ले आए, कितना है 50 किलोजूल वर्क इज रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम, देयरफॉर टेकन एज नेगेटिव वैल्यू। गलती नहीं कर देना, 50 किलोजूल पर केजी माइनस स्मॉल w इक्वल्स टू H2 माइनस H1। यही तो बोल रहा हूँ कि फालतू का डेटा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो हम पहले लगाएं कि एनर्जी इक्वेशन का न्यूमेरिकल है उसमें कौन कौन सी डेटा की रिक्वायरमेंट है वो वैल्यू रखें। दिस इज़ H1 एंड दिस इज़ H2। ओके, तो हम तो ये मान करके चलें कि ये इन है और ये आउट है। ओके, तो यहाँ पर 1 पे इनलेट और एग्जिट पे एंथैल्पी आपको दी है और इनलेट पे एंथैल्पी आपको दी है 2993 किलोजूल पर केजी एंड 226 किलोजूल पर केजी। हमें तो ज़रूरत ही नहीं है, माइनस H2 226 माइनस 2993 प्लस 0। यहाँ से W की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, किस में आएगी ये वैल्यू, किलोजूल पर केजी में आएगी वैल्यू। ओके, आंसर इज 2717 किलोजूल पर केजी। ओके, ये आंसर होगा, मतलब जो वर्क प्रोड्यूस हो रहा है ये, इसी का ये आंसर आया है। आंसर स्पेसिफिक W, मतलब स्पेसिफिक वर्क नहीं कहेंगे, वर्क पर यूनिट मास 2717 किलोजूल पर केजी। ओके, ये तो हो गया। देखिए, मैं आपको क्या बताने वाला था कि ये डिवाइड में ये 1000 क्यों आता है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, है ना। काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू m इंटू C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 होता है। m की वैल्यू क्या होती है, m इज़ kg इंटू वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, और इसका स्क्वायर, बात समझे, इसका स्क्वायर। जब मैं इस यूनिट को सॉल्व कर रहा हूँ तो क्या मिल रहा है मुझे, kg इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्स्ट्रा पार्ट है ये, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। अब हमें ये पता है कि kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज न्यूटन, तो मैं इसको अगर तोड़ दूँ, इस यूनिट को तोड़ूँ तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। kg मीटर को 2 बार तोड़ लिया, हमें ये पता है कि kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज न्यूटन, दिस इज न्यूटन। तो आगे चल करके ये हो गया न्यूटन मीटर इज जूल। ओके, इस न्यूटन मीटर को किलो न्यूटन मीटर बनाने के लिए 1 डिवाइड बाई 1000 हम करते हैं, ये बन जाता है 1 डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो किलो न्यूटन मीटर, दैट इज किलो जूल। आपको क्लियर है। बिल्कुल सिमिलर वे में mg Z2 माइनस Z1 के साथ भी यही पिक्चर है। ओके, आप ज़रा इसको देखेंगे तो बिल्कुल सिमिलर है, इसलिए इसको भी डिवाइड बाई 1000 हम करते हैं।
ये बन जाता है किलो जूल में। ये एक्स्ट्रा पार्ट था, है ना, ये क्या है एक्स्ट्रा। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है कि सर हम 1000 से डिवाइड क्यों करते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को। नेक्स्ट लेक्चर में, अब इस लेक्चर में जितने हमने क्वेश्चन करने थे कर लिए, 2015 तक के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 हम देखेंगे जो 2016 से लेकर के 2021 तक के सारे इस टॉपिक से रिलेवेंट सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। बेसिक्स ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, थर्मोडाइनमिक सिस्टम, थर्मोडाइनमिक प्रोसेसेस एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। SFE से हमेशा ही न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में। ओके, सो प्लीज़ नोट डाउन स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप वीडियो के एंड में वीडियो को एक बार कमेंट ज़रूर करें, यह वीडियो आपको कैसे लगा, इस वीडियो का कंटेंट कैसे है, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये परफेक्ट है या नहीं, जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो रही है या नहीं, मेथड ऑफ एक्सप्लेनिंग कैसा है, टाइम कवरिंग कैसा है। ओके, ये सारी चीज़ें आप मेरे को बताएं। एक्सप्लेनेशन में डबल टाइम एटलीस्ट चाहिए, और एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन के पीछे मतलब लगभग 3 मिनट मिलते हैं। तो अगर मैं इसको 5-6 मिनट 7 मिनट में भी कर दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन 10 मिनट भी लगाते हैं, क्योंकि मुझे तो एक्सप्लेन करना है, आपको दिमाग में उतारना है। तो कमेंट ज़रूर करिएगा, पसंद आए वीडियो तो लाइक करिए, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करिए, लेकिन कमेंट ज़रूर करिए। ओके, थैंक यू।